जी सर, मेरा नाम प्रियंका कदम है। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन शहर में निवास करती हूँ। सर, मैंने अपना 10th और 12th का एजुकेशन शासकीय विद्यालय उज्जैन से ही कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी DAVP से BCom कंप्लीट किया है। सर, उसके बाद मैंने 2 प्राइवेट जॉब की है और सर वर्तमान में मैं जनपद पंचायत उज्जैन में ADO सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। आपने BCom किया, मुझे व्यापार और वाणिज्य जी सर, ये बहुत चर्चित टर्म्स है BCom में, स्पेशली इकोनॉमिक्स। तो सर, जब हम किसी व्यापार, किसी वस्तु या किसी सर्विसेज का सेल और परचेस करते हैं तो उसे हम ट्रेड की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन व्यापार एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर सेल और परचेस से उठकर उसके अंदर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ओवरऑल जितनी भी गतिविधियां होती है उसे शामिल किया जाता है। क्या बैंकिंग को भी कॉमर्स का एक हिस्सा मानते हैं? जी सर, क्योंकि आज वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत ही मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी कॉमर्स का पार्ट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में कंसेप्ट भारत में कब आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जी सर, ये इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी इकोनॉमी को, खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे मध्य प्रदेश में और पूरे इंडिया में ही लॉन्च किया गया था। इसके अंदर इकोनॉमी के लिए, पर्टिकुलरली ट्रेड या सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए कुछ एग्जम्पशन दिए जाते हैं ताकि जो एजुकेशन और जो लोग स्किल डेवलपमेंट है उनका भी यूज करते हुए हमारी इकोनॉमी को एक स्पेशल बूस्ट मिल सके। कारपोरेट टैक्स क्या होता है? इस बार की बजट में कारपोरेट टैक्स को लेकर के क्या प्रावधान किए गए? जी सर, हाल ही में जो बजट आया था उसमें इस टर्म्स के बारे में पहले भी हमने इकोनॉमी में पढ़ा है। सर, कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती है, खास करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज या ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो बड़े लेवल पर कार्य कर रही है, उनके द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा लगाया हुआ एक टैक्स होता है। क्या कॉर्पोरेट टैक्स राज्य सरकारों को भी लगाने का अधिकार? सर, कॉर्पोरेट टैक्स एक सेंट्रल तहत आता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और कलेक्ट करने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है? जी सर, कुछ हद तक इसमें प्रोविजंस थे, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, पर जब लोकल जो GST या फिर हमारे कुछ अदर आयोग थे उनको भी इसका प्रभाव दिया गया है। सेस और सरचार्ज में अंतर क्या है? जी सर, ये एक तरह का शुल्क ही होता है, टैक्स का एक पार्ट हम बोल सकते हैं। जब किसी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रीजन की वजह से टैक्स के ऊपर जिस तरह का टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्वच्छता मिशन के लिए सेस लगाया गया है, एजुकेशन सेस लगाया गया है, फिर सेस होता है। और सर, एक्स्ट्रा जब हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है या एक्स्ट्रा ऐसी इनकम होती है किसी भी कॉर्पोरेट्स की या किसी भी सर्विस सेक्टर या किसी भी सेक्टर में, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाता है उसे सरचार्ज कहते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, डीजल पर, पेट्रोल पर सरचार्ज लगाया जाता है, तो प्राइस के आधार पर लगाया जाता है। आपने कहा कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट के आधार। जी सर, अभी वो हमारे GST के दायरे में नहीं आता है जो हम पेट्रोलियम पर लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेटरी मिशन के तहत इसके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि ड्यूटी और टैक्स में क्या अंतर होता है? जी सर, टैक्स एक तरह का गवर्नमेंट का इस तरह का शुल्क वसूल किया जाता है जो मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे शेयर किया जाता है। लेकिन ड्यूटी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि इसे स्टेट गवर्नमेंट या अन्य किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ शेयर किया जाए। नेक्स्ट में हमारा प्रश्न आपसे फाइनेंस कमीशन के बारे में बताएं। इस समय किस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कितने फाइनेंस कमीशन आपसे? जी सर, फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक जिसे इंडिपेंडेंटली प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत संविधान में इसका मेंशन है और अभी वर्तमान में 15th फाइनेंस कमीशन है जिनके NKC की सदस्यता में बनाया गया था। उनकी रिकमेंडेशंस को 2025 तक फॉलो किया जाएगा। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन के अभी बनाया गया है और उसकी रिकमेंडेशंस को 25 to 30 तक फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन? जी सर।
सर अरविंद पनगड़िया, जहाँ तक मुझे अरविंद याद है। पनगड़िया, जी सर। अरविंद पनगड़िया के बारे में कुछ बताइए। फाइनेंस कमीशन के पहले क्या किसी संस्था के चेयरमैन? जी सर, भारत के बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक नीति विशेषज्ञ रह चुके हैं। नीति आयोग जो हमारे यहाँ पे एक ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने वहाँ पे एज अ चेयरमैन, एज अ वाइस चेयरमैन वहाँ पे कार्य किया है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी जिले में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पोस्ट हो, तो महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए? जी सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे महिला अधिकारी के तौर पे चयन करने योग्य समझा। सर मैं कहूँगी कि जहाँ पे महिलाओं से जो भी समस्याएं होती है वो अलग अलग होती है, उनके मुद्दे हर क्षेत्र में अलग होते हैं। जिस भी जिले में मुझे पदस्थापना दी जाएगी, वहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स होगी मैं उस पर ध्यान आकर्षित करके उस पर कार्य करना चाहूँगी। महिला सुरक्षा के संदर्भ में बात करें, महिलाओं की प्रॉब्लम की बात करें। जी सर, महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? 1 2 3 करके कुछ कदम बताइए जो कदम उठाए गए हैं। जी, महिला सुरक्षा के लिए जो कि बचपन से ही लेकर भ्रूण जो अवस्था से लेकर ही आप क्या उठाए गए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने क्षेत्र में महिला सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्या दिशा निर्देश देंगे, ये मेरा प्रश्न। जी सर, महिला सुरक्षा के लिए जितनी भी शासन और प्रशासन की योजनाएं चल रही है, मैं सबसे पहले तो उसी का और ज़्यादा विस्तारीकरण करके उसका अच्छे से क्रियान्वयन करने की कोशिश करूंगी। और मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा, खास करके बच्चियों की, स्कूल जाने वाली बालिकाओं की, या काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, या ग्रामीण महिलाएं, या शहरी महिलाएं, उनसे रिलेटेड सुरक्षा के लिए जितने भी विभाग कार्यरत हैं उनके बीच में समन्वय करके कुछ इनोवेटिव तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि पश्चिमीकरण के कारण या पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा, जिसके कारण अनेक तरह की घटनाएं समाज में घट रही? सर, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। पश्चिमी सभ्यता का जो हमारे पर प्रभाव पड़ता है वो एक सकारात्मक ही है, हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाता है। कुछ हद तक यदि नकारात्मकता हमें कहीं पर दिखाई भी देती है तो वो कुछ क्षेत्र विशेष में होती है, जिसके लिए कार्य करके उसे दूर किया जा सकता है। पहले फटे हुए कपड़ा पहनना गरीबी की निशानी माना जाता था। आज फटे हुए कपड़ा पहनना आधुनिकता का सिंबल बनता जा रहा है, एक फैशन बनता जा रहा है। इसे आपकी शुरुआत देखते हो कि फटे हुए कपड़े पहनना गरीब परिवार के बच्चे नहीं, अमीर परिवार के बच्चे या बच्चियां पहनना, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? फैशन के रूप में देख रहे हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं, या एक विचलन के रूप में देख रहे हैं? हमारे समाज सर, ये एक विचलन और ट्रांजिशन ही कहा जा सकता है। और सर, व्यक्तिगत तौर पे मैं भी ऐसा नहीं मानती हूँ कि फटे कपड़े पहनना गरीबों की पहचान होती है या अमीरों का। कपड़ों के पहनावे से किसी की गरीबी या अमीरता का हम पहचान नहीं कर सकते हैं। क्या बोला कि पहले फटे हुए कपड़े पहनना गरीबी की एक पहचान मानी जाती थी, आज फैशन, आज एक फैशन बन चुका है। जी सर, चूंकि समाज में नित्य नए आए दिन परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि एक परिवर्तन का हिस्सा ही है जिसे हमारी संस्कृति ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। तो ये सबका इंडिविजुअल चॉइस है, जो पहनना चाहता है उसके लिए मुझे आपको से लगा कि आप एक आधुनिक और प्रगतिशील विचार की महिला। आज भारतीय समाज में सहजीवन की अवधारणा को निरंतर, स्पेशली महानगरों में, हम और आप एक महानगर में ही अभी बैठ करके बात कर रहे हैं, तो सहजीवन के संदर्भ में आपका अप्रोच क्या है? जी सर, एक्चुअली मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है सहजीवन का जो कॉन्सेप्ट है ये आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ना होकर एंशिएंट प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। पुराने समय में भी हमारे यहाँ पे इस तरह की प्रचलन हमें जैसे ऋग्वेद में या हमने कुछ साउथ के कल्चर में पढ़ा है, तो हमारे यहाँ पे सहजीवन का कल्चर पहले से ही, और चूँकि इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स भी रहती है, उनके यहाँ पर इस तरह का कल्चर पहले से ही चला आ रहा है। तो ये किसी मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट में इसे देखा जाता है, लेकिन ये प्राचीन तौर पे पहले से ही चला आ रहा है। क्या इससे आप कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में था और आज भी, तो इससे आप सकारात्मक रूप में देख रहे हैं या नकारात्मक रूप में देख रहे हैं?
सर अगर प्राचीन काल में कुछ बुराइयां थी या कुछ अच्छाइयां थी तो क्या उसमें रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है इसे ना तो नकारात्मक में सकारात्मक तरीके से देखा जा सकता है कि एक व्यक्तिगत मामला होता है। यदि किसी हमारी संस्कृति में यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ रहना चाहता है तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है जिसमें हम कहते हैं सर्वभवन्तु सुखिनः और हमारे कॉन्सेप्ट है कि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत हम किसी के भी कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य करते हैं, ना कि उनके कंट्रोल करने की रिस्ट्रिक्टिव टेंडेंसी हमारे इंडिया की नहीं दिखाई देती। आप वहाँ पर अपने तरफ व्यक्तिगत मामला से जोड़ करके समस्या मुझे लग रहा है कि व्यक्ति भी समाज का एक हिस्सा होता है। हमारे गतिविधियों का प्रभाव हमारे गतिविधियों का हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे मित्रों या अन्य लोगों पर पड़ता है। तो सब जीवन में आपको नहीं लगता कि यूज यंत्रों की जो संस्कृति है उसे भी अपनाया जा रहा है? इससे कहीं न कहीं होता हम अपनी एक जिम्मेदारियों से बचने का भी प्रयास करते हैं। सर अभी मुझे तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं हुई है कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, ये वर्ड जो टर्मिनोलॉजी मैंने अभी तक सुनी नहीं है, तो मुझे इस बारे में थोड़ी भी कम जानकारी है। कोई बात नहीं, दो एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन की यात्रा पर, वह यूक्रेन में शांति स्थापित करने को लेकर कुछ स्टेटमेंट भी दी है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार का जो ये दृष्टिकोण है वह उपयुक्त है? वह यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं। कल के लिए कोई भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की भी बात करने लगा कि जो कश्मीर इशू है इस पर हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी विदेश नीति से हमें बदलाव ला रहे हैं? जी सर, चूँकि बदलाव तो ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव टेंडेंसी को दिखाने के लिए। इंडिया बेसिकली प्रोग्रेसिव नेचर है और अभी वर्तमान में हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी एग्रेसिव भी रही है और काफ़ी समन्वयकारी भी रही है। तो जो इस तरह की टेंडेंसी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के बाद अभी यूक्रेन विजिट कर गए हैं, तो ये हमारे एक एटीट्यूड को दिखाता है कि इंडिया हमेशा शांति का मार्ग रहा है। बुद्ध की फिलॉसफी को हम लोग फॉलो करते हैं। हमेशा हमने चाहा है कि सबके बीच में शांति हो। सर पहले से ही, काफी समय से, प्राचीन काल से ही इंडिया हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही जीना पसंद करता है। तो ये सही। एक संगठन बनाया क्वाड, जिसे कहा जा रहा है कि वह एशिया का नाटो। क्वाड के बारे में कुछ बताइए। इस क्वाड में कितने देश है? क्या भारत भी क्वाड का एक मेंबर है या नहीं है? क्या है कुछ हम लोगों को थोड़ा समझाइए। जी सर, मैंने क्वाड के बारे में थोड़ा पढ़ा था समाचार पत्रों के माध्यम से। क्वाड एक ऐसा संगठन है जिसमें मुख्यतः 4 तरह के देश शामिल है। अभी 4 तरह के देश हैं? 4 देश शामिल है सर। जी सर, सर 4 देश इसमें शामिल है, जिसमें एशिया के जो उभरते हुए कुछ कंट्रीज है, खास करके चाइना, और उनके अगेंस्ट में एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें एक बैलेंस को स्थापित किया जा सके। ये 4 देश कौन? जी सर, इसमें मुख्यतः यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एक और संगठन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और एक अन्य देश ने मिलकर बनाया जिसे आकुश कहा जाता है। सर शायद न्यूजीलैंड को इसमें शामिल किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम। जी सर, मैं इसके बारे में अध्ययन कर रही हूँ। एक संगठन I2U2। यस सर। हाँ, इसके बारे में कुछ पढ़ा? जी सर, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ये टर्म्स मेरे पढ़ने में आई थी। सर मुझे लगता है इसका जो आई है इससे इंडिया और इजराइल को डिनोट करते हैं, और यू से हम यूएई और यूके को डिनोट करते हैं। यूके ने यूएसए क्षमा चाहते हैं सर। अच्छा, इसमें मैंने पूछा उसके विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है नई दिल्ली में। उसका एक छोटा सा सम्मेलन उसका कुछ इंदौर में भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे, ऑनर किलिंग शब्द क्या है? इसके बारे में आपने कुछ सुना? ऑनर किलिंग? जी सर, ये मैंने पढ़ा था इस बारे में। सर इस एक पुरानी ट्रेडिशनल एक ऐसा सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने प्राचीन जो परंपराएं होती है उनके कस्टम्स और रिचुअल्स को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रणाली को स्थापित करने की कोशिश करती है। क्या इस वैधानिक मान्यता? नहीं सर, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रियंका जी सर, आपने इंडिविजुअल चॉइस शब्द का बार यूज किया है। जी सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। किसी क्षेत्र की एसडीएम
महिला है SDM और आपके सब डिवीजन में बड़ा प्रख्यात मंदिर है। मंदिर से लगातार शिकायतें उठ रही कि वहाँ पर लड़कियाँ अभद्र कपड़े पहन करके मंदिर परिसर में प्रवेश कर रही हैं, घूम रही हैं, लोग आपत्ति उठा रहे हैं। आप क्या फैसला लेंगी? क्योंकि आप मंदिर की ट्रस्टी भी अपने आप बन जाती हो, तो अध्यक्ष बन, है ना? आप क्या फैसला लेंगे? क्योंकि आपने इंडिविजुअल चॉइस की बात की है और वो छोटे कपड़े पहन करके मंदिर परिसर में घूम रही लड़कियां। जी सर, ये सामाजिक मुद्दा है, इंडिविजुअल ना होकर, तो ये एक नहीं, वो लड़की तो कपड़े पहन के तो इंडिविजुअल चॉइस है ना? जी सर, है ना? जी सर, ये एक महिला है। जो कि हम समाज में रहते हैं, सोशलाइजेशन के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में शालीनता और आप सिर्फ एक आंसर पर आइए। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं वहाँ के जो मंदिर प्रशासक हैं उनसे बात करके कुछ नियमों के बारे में बात की जा सकती है और यदि एक इंडिविजुअल लड़की के द्वारा ये कार्य किया गया है तो उसे समझाइश देकर, उसे समझा करके अपनी संस्कृति के महत्व के बारे में बताकर, यदि ये घटना मेरे सामने घटित होती है तो मैं इसे आगे चेतावनी देकर कि आप ऐसा करते न करें, इससे हमारे समाज में आपके सामने नहीं घटित होती है, कोई जरूरी नहीं कि आपके सामने घटित हो। जी सर, जी सर, इस तरह के मंदिर प्रशासन और अपने वरिष्ठ अधिकारी। फिर कोई बात आ गई, देखिए इंडिविजुअल चॉइस आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी कर रही है कि तुम ये नहीं ये पहनो, वो नहीं वो पहनो, जी तो सर, फिर मामला कॉन्फ्लिक्ट वाला आ गया। नहीं सर, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ प्रतीत नहीं होता है सर। मुझे लगता है कि ये एक समाज में रहने के कुछ रूल्स होते हैं, इसी को सोसाइटी कहते हैं। वही तो सर बोल रहे थे, फटे कपड़े पहन के घूम रही है। जी सर, चूंकि समय आपने इंडिविजुअल चॉइस की बात की, जी यहाँ पर इंडिविजुअल चॉइस भी दिख रही है। जी सर, ये जगह विशेष पे डिपेंड करता है कि किस जगह। आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या निर्णय लेंगी, क्या डिसीजन लेंगी? जी सर, वो बात करना, समझाइश देना, ये सब फालतू की बातें हैं। प्रशासक ठोस निर्णय लेता है। जी सर, मुझे लगता है कि इस तरह के अशालीन अभद्र कपड़े पहनना मंदिर में उचित नहीं होगा। तो फर्स्ट मेरा ये कार्य होगा कि मैं मंदिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं या वहाँ पे जो भी वरिष्ठ जन होंगे उनसे बात करके कुछ नियमों के बारे में बात की जाएगी। मंदिर में बोर्ड लगा दीजिए, जी अभद्र कपड़े, जी सर, असली ड्रेस, शालीनता उन दुर्गाओं में ही मंदिर में प्रवेश करें। ऐसे लोगों को रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। जी सर, है ना? जी सर, तो देखिए इंडिविजुअल चॉइस होती है, लेकिन एक सामाजिक चॉइस भी होती है ना। अब आप उज्जैन की हैं, महाकाल मंदिर हम जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है VIP दर्शन कितने पैसे, सामान्य कितने, सामान्य कितने। तो मंदिर ऐसा लगता है मंदिर की दुकान हुई। इस पर आप सहमत हैं कि भगवान की नजर में सब बराबर होते हैं, क्या VIP क्या नॉर्मल, लेकिन VIP दर्शन का अलग पैसा, इसका अलग पैसा। VIP शब्द अति शीघ्र दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया। अति शीघ्र दर्शन, हाँ सर, ये चीज ठीक लग रही है आपको? सर अभी इस तरह की जो घटनाएं थी, जो दर्शन होते थे वो पहले हुआ करते थे, पर अभी हमारे जो नए प्रशासक बने थे वहाँ पे मृणाल मीना सर, उन्होंने इस नियम को हटा दिया था और अब किसी को भी VIP दर्शन के तहत नहीं किया जाता, सबको। और अति शीघ्र दर्शन के भी कुछ शुल्क है, 250 रुपये अभी गए थे सर। अच्छा, जी सर, अभी हमने मेरे जो समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा था, तो अभी इस तरह का जो प्रोविजन है हटा दिया गया है। हाँ, कुछ इस तरह की इमरजेंसी होती है या कोई इस तरह के अधिकारी बन आते हैं जो प्रोटोकॉल ऑफिसर वहाँ पे बने होते हैं। नहीं, आप अपनी बात को डायल्यूट, आप सामान्य काउंटर बने हुए, कई काउंटर बने हुए महाकाल पुलिस चौकी के बगल में बना होता है। मान लीजिए अति शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए का शुल्क है, 250 रुपए लोग दे रहे हैं। बाकायदा रसीद कटती है, अभी भी रसीद मेरे जेब में पड़ी होगी। और इसके बाद उसका स्कैनिंग, अंदर जाने पे कई जगह रसीद को स्कैनिंग की जा रही है, रसीद टैली कराया जा रहा है। अब आप बताइए ये सब सही है कि गलत? प्रशासन की जानकारी है। जी सर, वैसे तो भगवान सभी के लिए समान है, सभी को समान दर्शन मिलना चाहिए, पर मंदिर प्रशासन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। यदि उनके द्वारा इस तरह का कोई नियम बनाया गया है तो वो उन्हीं की चॉइस है जो उन्होंने इस तरह के नियम बनाए। मंदिर प्रशासन इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होता मैडम, जिले का जो कलेक्टर होता है ना उस मंदिर का अध्यक्ष होता है। जी सर, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती मंदिर प्रशासन कहीं पर। जी सर, मैं इसके बारे में सर जानने का, अध्ययन करने का प्रयास करूँगी। चलिए ठीक है। काल भैरव एक मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध, वहाँ पर लोग प्रसाद के नाम पर दारू बनाते हैं, है ना, थाली में रख के पिला देते हैं। तो क्या चमत्कार है, विश्वास है, अंधविश्वास है कि प्रतिमा
शराब कैसे पी रही है? सर सबसे पहले तो एक मान्यता है अवंती खंड में जो स्कंद पुराण है उसके बारे में मेंशन लिखा हुआ है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। ये लोगों की आस्था और धर्म का विषय है। मूल टॉपिक पर आइए आप। जी सर ये लोगों की मान्यता है। तो वहाँ पे इस लेकिन मैंने तो देखा तो बकायदा पीती है। जी सर विज्ञान है कि चमत्कार? सर ये दोनों ही कहा जा सकता है। वैज्ञानिक कई लोग वहाँ पर भी स्टडी करने के लिए आए थे देश और विदेश से। उन्होंने भी इसके रहस्य को जानने का प्रयास किया, पर चूंकि इसके बारे में अभी कोई जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं हो पाई तो इसे चमत्कार और एक आस्था का विषय आज के वैज्ञानिक को चमत्कार में संभव है क्या? जी सर ये एक तरह का प्रशासक को भी आप चमत्कारों को मान्यता दे रही है। आप ये तो देखिए जो मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई है, कोई भौगोलिक विशेषता है उस पत्थर की। जी सर उसको कहते हैं सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण भी इस तरह की घटनाएं घटती। वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। विश्व की सबसे बड़ी जैविक घड़ी वैदिक घड़ी उज्जैन में बनाई गई है। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या विशेषता घड़ी की? जी सर जंतर मंतर एक जगह है जहाँ पे उज्जैन में स्थापित है वेदशाला। वहाँ पे वैदिक घड़ी अभी हाल ही के कुछ वर्षों में स्थापित की गई है। वहाँ पे जो गणना होती है टाइम की, लोकल जो टाइम की गणना की जाती है, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर और उनके अकॉर्डिंग जो कैलेंडर और टाइम की गणना की जाती है, तो वहाँ पे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की गणना की जाती है। वहाँ पे 1 घंटे को 60 मिनट्स ना लेकर 48 मिनट्स लिया जाता है। 30 आवर्स की एक घड़ी मानी जाती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग जो अन्य जो लोकल टाइम होता है उसकी गणना। ये घड़ी उज्जैन में क्यों बनाई गई? सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर उज्जैन में क्यों बनाया? जी सर जंतर मंतर वैसे मूलतः 5 जगह पे बना हुआ है। तो उज्जैन का बताइए, मुझे 5 से कोई मतलब नहीं। जी सर प्राचीन काल में बना हुई और काफ़ी हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनका मानना था उज्जैन यहाँ पे काल गणना का केंद्र माना जाता था। प्राचीन काल से यहाँ पे काल की समय की गणना की जाती थी, तो इसीलिए यहाँ पे स्थापित की गई है। अच्छा, इसीलिए इसको शायद भारत का ग्रीनिश भी कहते हैं उज्जैन। जी सर अच्छा, दिव्यांग जन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक योजना बता दीजिए। जी सर केंद्र सरकार के द्वारा सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके सुगम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य की योजना? जी सर राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत दिव्यांग जनों को 600 रुपीज पर मंथ दिए जाते हैं। आपकी भोजन बनाने में भी रुचि है? जी सर मध्याह्न भोजन योजना जो उज्जैन में चल रही है, सप्ताह को पूरा प्रोग्राम बता दीजिए, किस दिन क्या क्या बनता है? जी सर मिड डे मील प्लान। जी सर मगर ये मंडे से शुरू होता है, मंडे से। और आपके पंचायत में भी आता होगा? जी सर ये NRLM जो योजना है SRLM उसके द्वारा इसे ध्यान दिया जाता है। तो सर इसके तहत फर्स्ट डे होता है, उन्हें खिचड़ी दी जाती है, खिचड़ी के साथ मूंग की दाल और रोटी दी जाती है और एक सीजनल वेजिटेबल बनाई जाती है। सर सेकेंड डे में उसके खिचड़ी को रिप्लेस करके दाल और चावल का ही भोजन दिया जाता है और रोटी और सीजनल वेजिटेबल। बहुत बढ़िया, आपको पता है, समझ में आया है। मिड डे मील प्लान को लागू करने का मूल मकसद सरकार का क्या था? जी सर इसके मूलतः 2 उद्देश्य हमें सामने आते हैं। पहला उद्देश्य ये कि जो बच्चों में पोषण की समस्या थी उसे दूर किया जा सके। दूसरा था एजुकेशन में जो बच्चों का इनरोलमेंट रेशियो था उसे बढ़ाना था ताकि ड्रॉप आउट कम हो सके। जी सर, तो अपने उद्देश्यों में सफल रही है योजना, क्योंकि ड्रॉप आउट तो कंट्रोल मुझे दिख नहीं रहा है। ड्रॉप आउट तो अभी भी हो रहा है। सर प्राइमरी लेवल पे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था उसके अकॉर्डिंग अभी बच्चों का ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पे 97% अभी इनरोलमेंट रेशियो है। तो इसमें काफ़ी सकारात्मक सुधार हमें देखने को मिला है। तो ये एक सफल योजना के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। जी सर कॉमर्स ग्रेजुएट जी सर ना, अगर आप इस बात पर हैं जनपद पंचायत क्या जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी? जी सर ये पंचायत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आता है। इसके तहत हमें जो ग्राम पंचायत में जो मेन पावर्स होती हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके थ्रू ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत के और ग्राम निवासियों के थ्रू शासन प्रशासन की जो योजनाएं होती हैं उनकी इस तरह से क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन और उसका अच्छे से अच्छा क्रियान्वयन करना। ग्राउंड लेवल पे आप भी चाहती हैं? जी सर
कौन कौन सी योजनाएं अभी तक आपने आपके संज्ञान में है और जिनका पूरी तरीके से हमारा सुचारू रूप से चल रहा है, कौन कौन सी? सर वैसे तो पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जी सर हम बता सकते हैं जो अभी प्रेजेंट में खास करके मैं अभी प्रभार मुझे दिया गया है एपीओ मनरेगा पद पर। मैं मनरेगा योजना का कार्यान्वयन कर रही हूँ और इसके साथ ही पंचायत विभाग द्वारा संबल योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत लोगों को घर बना कर देना, संबल योजना के तहत यदि किसी को इंजरी होती है या डिसेबिलिटी होती है या फ्यूनरल अंत्येष्टि के समय पेमेंट दिया जाता है। कितना दिया जाता है राशि? सर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। जी सर, जिनका कार्ड बना। क्या सहमत है इन सभी, मतलब ये प्रॉपर रूप से सभी मतलब पहुंच रही है ग्रामीणों के पास? जी सर, हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ सभी पक्षों को मिल रहा है और यदि कहीं पर नहीं भी पहुंच पाता है तो हम उसी के लिए हमेशा कार्यरत होते हैं। तो ये पूरा वित्त का पोषण कहाँ से होता है, कौन से डिपार्टमेंट से? सर अलग अलग योजनाओं में अलग अलग मदों से फंड आता है, जैसे 5th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, अलग अलग मदों से योजनाओं का भी बजट के माध्यम से प्रावधान दिया जाता है। और आप किस विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही हैं? सर पूरे विभाग का नाम पंचायत और रूरल डेवलपमेंट विभाग है। कौन है वर्तमान में इसके मिनिस्टर? मिनिस्टर जी सर, मध्य प्रदेश में यहाँ पे श्री कैलाश पटेल मिनिस्टर। जी सर, मुझे ये बताइए ये पृथ्वी का केंद्र किसे माना? जी सर प्राचीन ग्रंथों में और हमारे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जो केंद्र है उज्जैन को मूलतः माना गया है। तो उज्जैन में कहाँ पर है? जी सर एक करके राजेश्वर मंदिर है हमारे उज्जैन में, तो वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से गुजरती है, उसी को मैंने आपसे पूछा क्या एक व्यवस्था पूरी तरीके से सही बताइए, आप कहाँ पर है, क्या नाम है उसका? जी सर, क्या आपने कौन सा बताया अभी? कर्क राजेश्वर मंदिर। कर्क राजेश्वर। जी सर, वो तो कर्क टॉपिक ऑफ कैंसर के जी आपसे केंद्र की पूछा। जी सर, पूरे उज्जैन को ही, पूरे उज्जैन शहर को ही केंद्र माना जाता है। वहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, खास करके कर्क राजेश्वर जो मंदिर है उसको वहाँ का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है मंगलनाथ मंदिर। जी सर मंगलनाथ मंदिर बहुत फेमस है वहाँ पे। नहीं तो इसका रिलेशन है पृथ्वी के केंद्र से? जी सर, बिल्कुल है सर। तो मैं केंद्र की बात कर रहा था, मैं कर्क रेखा की बात नहीं कर रहा। जी सर वहाँ से मंगल ग्रह के जो ग्रह उसकी उत्पत्ति मानी जाती है तो उसे पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। और अभी हम जो नव वर्ष मनाते हैं वो क्या है, उनसे संवत्सर है? जी सर, भारतीय संस्कृति में जो नववर्ष मनाया जाता है वो हम जो विक्रम संवत कैलेंडर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो गुरु पड़वासी का त्योहार। तो कौन सा है विक्रम संवत, कौन सा चल रहा है अभी? 2081 57 से। थोड़ा सा कॉमर्स में चले जाते हैं, लाभांश क्या होता है? जी सर ये एक ऐसा भाग होता है जब किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, कॉर्पोरेट होता है, तो जिन्होंने जो शेयर धारक होते हैं यदि वहाँ से कोई शेयर परचेज करते हैं तो उसका जो लाभांश होता है वो अलग अलग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बांट के दिया जाता है, एक तरह का प्रॉफिट होता है सर। जी सर। निफ्टी क्या होता है? जी सर हमारी इंडिया की खास करके जो 50 बिग कंपनीज होती है जो बहुत वर्चस्वकारी होती है और जिनकी बहुत मान्यता होती है, उसके अंदर जो एक एवरेज बनाया जाता है, उनका जो ग्रोथ होता है उनके शेयर्स का, उसका एक एवरेज निफ्टी इंडेक्स में स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे लिखा जाता है। IPO? जी सर शेयर जो मार्केट है उसी में एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत जब कोई नई कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर निकालती है उनको पार्ट देने के लिए, तब फंड अरेंज करने के लिए ये एक प्रोसेस है। तो किसी व्यक्ति को IPO लेना चाहिए या डायरेक्ट शेयर दूसरे लेना चाहिए? सर चूँकि इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, उनमें से ये एक तरीका है, तो यदि किसी को लगता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो IPO प्रेफर करते हैं। अभी एक शब्द बहुत चर्चा में है, लैटरल एंट्री, क्या होता है? जी सर,
सर इसके बारे में हमने सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें कहा जाता है कि जो प्रशासन में जो नॉर्मल जो रेगुलर जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसके तहत ना करते हुए सरकार को कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन की जब ज़रूरत पड़ती है तब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ अधिकारियों को प्राइवेट जो एक्सपर्टीज होते हैं उनको प्रशासन का हिस्सा बनाया जाता तो वर्तमान में भी क्या है, ये लागू हो गई है या नहीं हुई, या इस फैसले को वापस ले लिया गया, क्या है, कुछ चल रहा है? जी सर ARC की जो स्कीम थी उसको फॉलो करते हुए उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए ऑलरेडी 63 जो ऑफिसर्स थे उनको पहले अपॉइंट किया गया था और अभी वर्तमान में ये न्यूज़ में हमने सुना था कि 45 जो न्यू ऑफिसर्स हैं उनको किया है, लेकिन चूंकि अभी इसके ऊपर केंद्र सरकार ने स्टे लगा दिया है इसलिए ये अमल नहीं किया जा रहा है। क्यों लगा स्टे केंद्र में? जी सर अभी सरकार को लगा जब उन्होंने देखा कि सब लोगों की जो पब्लिक ओपिनियंस है वो इसके अगेंस्ट में आ रही है, उनकी कुछ डिमांड्स है, उनका कुछ कहना है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर सुधार होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए? जी सर कुछ स्पेशल वर्ग है जो हमारे वंचित वर्ग है, रिजर्वेशन। जी सर आप तो कुछ वंचित वर्गों का भी इसमें भाग होना चाहिए, इसलिए सरकार इस पर भी विचार कर रही है। चलिए एक लास्ट बात कीजिए, आप ये पैरा ओलंपिक जानती हैं आप? जी सर। क्या मतलब सर अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं वो एक नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं जिन्हें किसी भी तरह की कोई शारीरिक मानसिक या परेशानी नहीं होती है, डिसेबिलिटी नहीं होती, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में हम इस तरह के कैंडिडेट्स का एक गेम कराते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है। जी सर तो वो मतलब उनके लिए पर्टिकुलर पैरा, जी सर सभी को समन्वय और सभी को शॉर्ट फिल्म भी देखते हैं और स्पेशली आप जो दिव्यांगजनों से संबंधित है तो अभी वर्तमान में कौन सी देखी है? जी सर मैंने अभी 2 दिन पहले एक मूवी हौसले की उड़ान देखी थी। क्या है सर क्या उसमें दिव्यांगता क्या है इस मूवी में? जी सर उसमें एक जो गर्ल के बारे में स्टोरी बताई गई है, वो एसिड विक्टिम थी, उसे एसिड अटैक किया गया था, उसके बावजूद उसने समस्याओं को चुनौतियों को एक हौसला बनाते हुए, हौसलों को उड़ान भरते हुए एक अच्छे से तैयारी की है और एक प्राइवेट जो BPO सेंटर होता है वहाँ पे जॉब अर्जित की है और अपने जो मंसूबे थे, अपने जो नेगेटिविटी उसको दूर करके एक अपने हौसले को पहचान ली है। ठीक है प्रियंका जी। जी सर।